अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी की इंटरप्रिटेशंस। तो ईसीजी जो है हमारे पास, वो हम कहते हैं एक ऐसी डिवाइस को जो हमारे पास हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करके, उसको देख के, उसको सेंस करके आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के देती है। इसलिए इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रिकल सिमुलस और फिर कार्डियक के, और फिर उसके बाद ग्राम मतलब उसका ग्राफ बनाना। फिर हम देखते हैं सबसे पहले कि नॉर्मल ईसीजी कैसा दिखता है। ईसीजी की हमारे पास जो कि है कुछ वेव्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास पी वेव है, क्यू वेव है, आर, एस और टी। अब इसके अंदर जो पी वेव है वो राउंडेड है, और क्यू आर एस जो है, ये तीनों हमारे पास एक साथ रिप्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास टी वेव आती है। अब नॉर्मली आपने अगर कभी ईसीजी देखा हो तो उसमें जो कि टी वेव और पी वेव काफ़ी छोटे नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल हल्के से बम्प की तरह से नज़र आते हैं। यहाँ पे थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। टी वेव तो बिल्कुल पहाड़ की तरह नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ हमने जूम इन कुछ ज़्यादा किया हुआ है। इस पिक्चर के अंदर, स्ट्रिप के अंदर जूम इन किया हुआ है, इस वजह से आपको पी वेव और टी वेव इतनी बड़ी नज़र आ रही है। तो ये इस तरह का कुछ हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है एक नॉर्मल ईसीजी की, जिसमें पी वेव राउंडेड ऊपर से होके आता है, स्ट्रेट जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे जाता है जो कि क्यू वेव बनती है, फिर सीधा ऊपर जाता है। अच्छा, क्यू जो कि हमारे पास राउंडेड नहीं है, पॉइंटेड है, फिर सीधा ऊपर आता है, आर वेव बनाता है, फिर नीचे जाता है, एस वेव बनाता है। एस वेव भी राउंडेड नहीं है, तीनों वेव्स राउंडेड नहीं होती। तो इसके ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा फ्लैट जाता है, फिर एक और पी वेव की तरह का, लेकिन पी वेव से थोड़ा सा बड़ा बनाएगा क्या, टी वेव बनाती है हमारी ईसीजी या हमारे ईसीजी का ग्राफ, और फिर उसके बाद सीधा चला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं। ये तो हमारे पास हो गई कि वेव कौन सी है। फिर इसके बाद हमारे पास इन वेव्स का एक तो ड्यूरेशन होता है, दूसरा एम्पलीट्यूड होता है, जो कि इससे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर जो हमारे पास पी और आर वेव के आने के दरमियान में जो टाइम होता है, उसको हम कह देते हैं कि भाई ये पी आर इंटरवल है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमारे पास जो कि है सेगमेंट बनाना होता है, तो हम ये भी कहते हैं कि भाई ये पी आर सेगमेंट है। तो जो हिस्सा है, जो उन दोनों के दरमियान जो हिस्सा है, उसमें जो स्ट्रेट लाइन है, उसको पी आर सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन जो पी और आर के दरमियान लगा हुआ, स्टार्टिंग ऑफ पी से लेके एंड ऑफ आर तक, नहीं, स्टार्ट ऑफ क्यू तक जो हमारा टाइम है, वो पी आर इंटरवल है। इसी तरह सेगमेंट जो कि हमारे पास एंड ऑफ पी से लेके स्टार्ट ऑफ क्यू तक है। इस तरह से हमारे पास जो कि है फिर क्यू टी इंटरवल भी आता है, जो कि काफ़ी लंबा होता है, उसकी सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन होती है। क्यू के स्टार्ट से लेके हमारे पास टी के एंड तक होता है क्यू टी इंटरवल। एस टी सेगमेंट, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमारे पास होता है एस टी एलिवेटेड एंड एस टी डिप्रेस से कंडीशंस पता चलती हैं। तो एस टी क्या है, ये हमारे पास एक सेगमेंट है, मतलब जो लाइन स्ट्रेट जा रही है उसमें उतार या चढ़ाव आना, मतलब उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाना, वो होता है एस सी सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे पास एलिवेटेड हो जाए या फिर डिप्रेस्ड हो जाए। ये शुरू हो रहा है हमारा एस के एंड होने से शुरू होता है, और टी के स्टार्ट होने तक, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो लाइन है, उसको हम एस सी सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास जो कि है बात आ जाती है कि ये सारी वेव्स शो क्या कर रही है। पी वेव हमारे पास शो कर रही है एट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसका मतलब है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमारे पास अपर चेम्बर ऑफ हार्ट है, दिल के जो चेम्बर हैं, जो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पी वेव बनेगी, एक स्पेसिफिक जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर पी आर इंटरवल ये दिखाता है कि डिले ऑफ एवी नोड टू अलाउ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की फिलिंग को अलाउ करने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा, रीपोलराइजेशन हो रहा होगा। जब डीपोलराइज होगा एट्रिया, तो जाहिर सी बात है रीपोलराइज होगा कौन, हमारा वेंट्रिकल। मतलब वेंट्रिकल हमारे पास फिल हो रहा है, अगर वो ऊपर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब वो फिल हो रहा होगा तो उसमें पी आर इंटरवल आएगा, और वो डिले है, वो इंटरवल हमारे पास डिले है कि भाई फिल हो जाए हमारे पास हार्ट पूरी तरीके से। अगर इसमें कमी आ जाए तो हमारे पास हार्ट प्रॉपरली फिल नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें दिखाता है कि वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो गई, जिसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल क्या हो गया है,
कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो कि है जाहिर सी बात है फिर से उसने नेक्स्ट बीट स्टार्ट करनी है, तो फिर वो वापस रिलैक्स होता है। तो इसलिए एंड में टी वेव भी रिपोलराइजेशन दिखा रहा है, और मैं पी आर पे भी कहना चाह रहा था कि रिपोलराइजेशन है, बट ये एक तरह से गैप है। वो रिलैक्स नहीं भी कर रहा तो ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन का, ऐसी बात है वो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। तो जब वो प्रेशर आता है तो वेंट्रिकल की फिलिंग होती है। एस टी सेगमेंट में हमारे पास जो कि है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की स्टार्ट होती है, और ये हमारे पास फ्लैट होना चाहिए। अगर फ्लैट नहीं है, अप एंड डाउन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, जबकि अभी रिलैक्सेशन का फेस है। ठीक है, फिर हमारे पास टी वेव आती है। टी वेव हमारे पास वही वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का पीरियड है, रिलैक्स कराती है वेंट्रिकल को। फिर ये वाली स्लाइड जो मैंने कहा था आगे आएगी, वो आ गई है, जिसमें हमारे पास कहा जाता है कि एक स्मॉल स्क्वायर जो है एम्पलीट्यूड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 0.MV होता है, मिली वोल्ट। ठीक है, हमारे पास अगर डिस्टेंस क्योंकि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे वो टाइम बता रहा होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड बता रहा होता है कि भाई वेव कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी बन रही है। और जो कितनी लंबाई जो है, लंबाई हमें बता रहा है कि वेव की लंबाई बताती है कि वेव इतनी देर के लिए बनी। ठीक है, तो वन लार्ज स्क्वायर हमारे पास, अब वो इसमें दो स्क्वायर है, वही जैसे ग्राफ हमारे पास नहीं होता था जो हमने मैट्रिक क्लास में या 9th में पढ़ा होगा। छोटे ब्लॉक्स जो होते हैं वो हमारे पास 0.1 मिली वोल्ट या फिर 0.04 सेकेंड टाइम, और जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं वो 0.5 मिली वोल्ट और 0.2 सेकेंड के होते हैं। और उसी के अंदर अगर आप 5 लार्ज स्क्वायर्स को मिलाओ तो 1 सेकेंड हो जाता है। ऐसी बात है, आपने टाइम बचाना होगा, एक छोटे छोटे बॉक्स को तो काउंट नहीं करोगे। तो 5 लार्ज स्क्वायर्स को अगर आप काउंट करते हो तो 1 सेकेंड है, 2 लार्ज स्क्वायर्स को काउंट करते हो तो 1 मिली वोल्ट है। फिर हम बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास सपोज ईसीजी हमारे हाथ में आ जाती है, अब तो आपको पता चल गया कि भाई नॉर्मल ईसीजी किस तरह की होती है, कौन सी ईसीजी क्या रिप्रेजेंट करती है। तो अब बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास सामने ईसीजी आ जाती है तो हम उसमें क्या क्या देखें। सबसे पहले आप उसका रिदम को डिटरमाइन करेंगे, फिर उसका हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद आप चेक करेंगे कि उसकी पी वेव कैसी है, पी आर इंटरवल कैसा है, फिर चेक करेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सही है कि नहीं है। जो हमने नॉर्मल पीछे देखा है उस नॉर्मल के अंदर अगर कोई भी डेविएशन है एलिवेशन है या डिप्रेशन है या फिर आ ही नहीं रही, कम आ रही है या फिर गायब है, मिसिंग है, तो वो सारी चीज़ें आप क्या देखते हो इस 8 स्टेप्स मेथड के अंदर देखते हो। फिर टी वेव चेक करोगे, फिर ड्यूरेशन चेक करोगे सारों की, इंटरवल्स की खास करके, क्योंकि इंटरवल की ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होती है। इवेल्युएट एनी अदर कंपोनेंट, अगर कोई और ऐसी डिफरेंट चीज़ मिल रही है, जैसे कि पी वेव तो मिल रही है, सारी वेव्स मिल रही हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा वेव बीच में आ रही है, तो आप क्या करोगे, तो फिर वो भी एक हमारे लिए एबनॉर्मल फाइंडिंग है। फिर हमारे पास डिटरमाइन रिदम का एक तरीका बता देते हैं। रिदम में क्या है कि हमें आर वेव्स देखनी होती हैं कि सारी सेम डिस्टेंस के ऊपर बार बार आ रही हैं, तो वो क्या है, रिदम नॉर्मल है। रिदम डिफाइन करता है रेगुलरिटी को, कि कोई चीज़ बार बार एक ही समय में आ रही है। हर 1 मिनट में अगर मैं मोबाइल पे टैप करूं तो वो क्या हो जाएगा, रिदमिक हो जाएगा। म्यूज़िक भी हमारे पास रिदमिक होता है। तो तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है पेंसिल के अंदर पेंसिल और पेपर लें और 2 आर के नीचे रखें और दोनों आर पे मार्क कर दें, और फिर सारे आर चेक करें, सारे 2 आर चेक करें कि दोनों सेम डिस्टेंस से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक कैलिपर मेथड भी होता है। कैलिपर तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में तो होगा नहीं, वैसे नॉर्मली अभी एट बिगनर्स लेवल आपको ये सब ट्राई करना है, बाद में तो आप ऐसे ही देख के ही रिप्रेजेंट कर लोगे कि यार ये रेगुलरिटी इसकी सही है नहीं है। आप फिंगर से भी देख सकते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक जो फर्स्ट आर है उस पर आपने अपना एंड ऑफ द फिंगर रखना है, और जो नेक्स्ट आर है उस पर आपने अपना थंब रख देना है, और फिर हर जगह पे चेक कर ले तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि रिदम किस तरह का है। ना पेपर को इस्तेमाल करना, ना कैलिपर को। कैलिपर खोल के आपने सारे चेक कर लेने हैं सेम है नहीं। अब रिदम हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है इर्रेगुलर, जो कि प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो ये जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर भी 2 तरीके आ जाते हैं। प्रॉब्लम भी हो सकता है रेगुलर आ रही है, ठीक है, रोज़ सुबह को उठता हूँ, रोज़ गाड़ी ख़राब हो रही है, रेगुलर प्रॉब्लम। रोज़ सुबह उठता हूँ, गाड़ी सही है, किसी एक दिन सुबह उठा गाड़ी सही नहीं थी, तो वो इरेगुलर प्रॉब्लम।
अब ये उसमें कैसे बताऊंगा ईसीजी में? ईसीजी में रोज जो के है पी वेव जो के है लॉन्ग क्या नाम है, सॉरी, रोज जो के है हमारे पास पी वेव की रेगुलरिटी मिल रही है। हर 5 इंटरवल के बाद एक पी वेव की एबनॉर्मलिटी, हर 5 इंटरवल के बाद एक पी वेव की एबनॉर्मलिटी, तो वो रेगुलरली इरेगुलर हो गया। इरेगुलर तो है लेकिन वो इरेगुलरिटी भी इतनी डिसिप्लिन के साथ आई कि वो रेगुलर रिप्रेजेंट हो रही है। फिर इसके बाद इरेगुलरली इरेगुलर क्या है? इरेगुलरली इरेगुलर ये है कि अभी फर्स्ट जो हमारे पास पूरा हार्ट बीट था उसके अंदर पी वेव जो के है डिस्टर्ब आई, सेकेंड के अंदर क्यू वेव के अंदर डिस्टर्बेंस दिख रही है, थर्ड के अंदर फिर इसके बाद पी वेव के अंदर प्रॉब्लम दिख रही है, तो मतलब इरेगुलरिटी है। फिर 5 वेव के बाद पी वेव में प्रॉब्लम आई, फिर अगले दफ़े 7 वेव के बाद, 7 वेव से मुराद है 7 हार्ट बीट्स के बाद जो कि पी वेव के अंदर एबनॉर्मलिटी नजर आई। तो ये हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल्स हैं इरेगुलर और रेगुलरली इरेगुलर। फिर नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन करो रेट को। रेट डिटरमाइन करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे आसान ये है कि आपने मार्क्स देखने, एक बड़े बड़े मार्क्स लगे होते हैं जहाँ पे 3 सेकेंड, अगर मार्क आपको याद नहीं है तो 5 लार्ज बॉक्सेस आर 1 सेकेंड, तो 5 5 5 15 लार्ज बॉक्सेस को आपने इंक्लूड किया, उनकी आर वेव्स को ऐड अप किया, जैसे कि यहाँ पे 7 बन रही थी और फिर 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और हमारे पास आंसर आ गया 70 बीट्स पर मिनट, चुके इसका क्या हो गया, हार्ट रेट हो गया। अब यहाँ पे आपने इसमें खाली आर को कैलकुलेट करना है, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले ये ज़रूर देख लेना है कि आपने 15 लार्ज बॉक्सेस की ईसीजी उठाई है। आगे चलते हैं सीक्वेंस मेथड। सीक्वेंस मेथड हमारे पास उससे भी ज़्यादा क्विक है, जो हमने पहले वाला किया उसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, इसमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपने 300 आपका अपना ईसीजी जैसे ही आपकी आर वेव ख़त्म हो रही है ना, आर वेव ख़त्म होने के बाद अगर लार्ज बॉक्स के ऊपर आपकी जो कि है नेक्स्ट आर वेव स्टार्ट हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, इसका हार्ट रेट कितना है 300। फिर इसके बाद अगर सेकेंड लार्ज बॉक्स पे जो कि हार्ट रेट हार्ट जो कि है आपका नेक्स्ट जो आर वेव है वो आ रही है तो 150, थर्ड पे आ रही है आर वेव पे अगर आपका जो कि है आ रहा है तो 100 बीट्स है, और अगर फोर्थ पे आ रहा है तो 75। यहाँ पे फोर्थ और 100 के थोड़े बीच में है तो वी कैन कंसीडर इट एज 70 समथिंग। तो इस तरह से जो कि हमने डिटरमाइन करना है कि सीक्वेंस मेथड। अच्छा, ये जो सीक्वेंस मेथड है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेगुलर जो स्ट्रिप्स होंगी, रेगुलर रिदम जिनका रेगुलर होगा उसके अंदर कैलकुलेट हो सकता है। फर्स्ट ब्लॉक पे अगर आर वेव दूसरी आर वेव आती है, इसमें एक्चुअली देख क्या रहे हैं, दो दरमियान के बीच में कितना स्पेस है, ठीक है। एक ब्लॉक का स्पेस है तो 300 बीट्स, दो ब्लॉक का स्पेस है तो 150, 3 ब्लॉक्स का स्पेस है तो 100, 4 ब्लॉक्स का स्पेस है तो 75, ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 1500 मेथड। 1500 मेथड में हमें ये कहता है कि भाई दो आर वेव के दरमियान छोटे बॉक्सेस को काउंट कर लो। फिर जब छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने मेरी स्ट्रिप के अंदर 21 छोटे बॉक्सेस आए दो आर वेव के दरमियान, तो मैंने उन 21 को डिवाइड किया 1500 से। 1500 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू 71 बीट्स पर मिनट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है डिटरमाइन। अच्छा, इसके अंदर खाली 2 वेव्स की ज़रूरत है, कोई 6 सेकेंड स्ट्रिप की ज़रूरत है। इसमें भी 2 वेव की ज़रूरत है, कोई 6 सेकेंड स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों में रेगुलरिटी होना अच्छा है। सीक्वेंस मेथड में भी रेगुलरिटी होना काफ़ी बेहतर है, बिना रेगुलरिटी के आपको इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। वैसे भी इतने कुछ ख़ास नहीं है रिज़ल्ट्स, पर क्विकली अगर आपको कभी देखना होता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छे मेथड्स हैं। डिटरमाइन ड्यूरेशन। डिटरमाइन ड्यूरेशन के अंदर अब क्या है, जाहिर सी बात है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि भाई ये तो मुझे पता चल गया यार, ये वेव तो सारी सही आ रही हैं, क्योंकि जैसे हमने नॉर्मल वाले ईसीजी में देखी वैसी ही आ रही थी। तो जब वैसी ही आ रही है तो अब मुझे ये कैसे पता चले कि ये जो वेव है लंबाई में कहीं लंबी तो नहीं है, क्योंकि हार्ट ब्लॉक्स PR इंटरवल जो कि आपको हार्ट ब्लॉक भी दिखाता है, अगर वो लंबा है या शॉर्ट एंड है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब हमें एक्चुअल जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशंस हैं वो याद होंगी, नॉर्मल लिमिट्स याद होंगी। पी वेव में हमारे पास एम्पलीट्यूड 0.25 मिली वोल्ट नॉर्मल है, आर में 1.60 मिली वोल्ट नॉर्मल है, क्यू वेव में
25% ऑफ आर वेव नॉर्मल हमारे पास क्यू वेव की एम्पलीट्यूड है, जो कि माइनस में जाता है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये परसेंट है किसका, आर वेव का। मतलब जितनी आर वेव है, उस आर वेव को 4 हिस्सों में डिवाइड करो, उसमें से जो एक हिस्सा होगा ना, अगर उतनी क्यू वेव आ रही है तो वो नॉर्मल है हमारे पास। टी वेव 0.1 टू 0.5 मिली वोल्ट हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा, मिली वोल्ट आ रहा है, एम्पलीट्यूड है, मतलब वाई एक्सिस के अंदर चेक करना है। पी आर इंटरवल 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स। QT इंटरवल 0.35 टू 0.44 सेकेंड। XT सेगमेंट 0.05 टू 0.15 सेकेंड। अब इसमें ड्यूरेशन भी है, इसमें कोई अप एंड डाउन भी अगर हो जाता है, स्ट्रेट लाइन से डेविएशन हो तो भी बड़ा प्रॉब्लम है ST सेगमेंट में। QRS इंटरवल 0.09 टू 0.10 सेकेंड्स। हार्ट रेट हमारे पास 60 टू 100 बीट पर मिनट, जो कि नॉर्मल लिमिट है। तो ये नॉर्मल लिमिटेशंस याद रखना ज़रूरी है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी पूछी जाती हैं, क्योंकि क्यू वेव MIP होता है हमारे पास, ST सेगमेंट MIP होता है, तो इस वजह से जो कि इन दोनों को याद रखना ज़रूरी है। PR इंटरवल और QT इंटरवल, इसको तो याद रखना ज़रूरी ही है, क्योंकि इंटरवल एक्चुअली मीन्स के ड्यूरेशन बिटवीन द टू, कि कितने टाइम के बाद दूसरा आ रहा है। ठीक है, फिर से एक दफ़ा देख लीजिए। ये हमारे पास जो कि है पी वेव होती है, जिसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है चेंजेस, कि भाई हो सकता है ये ऊपर जाके राउंडेड ना बन रही हो, पॉइंटी बन रही हो, डिप्रेस हो रही हो। फिर नीचे आते हैं, फिर PR इंटरवल या फिर PQ सेगमेंट, PR सेगमेंट की जो फ्लैट लाइन है उसमें कोई डेविएशन आ जाए। ठीक है, फिर नीचे जाएगा Q बनाएगा, Q बनाने के बाद ऊपर जाएगा R बनाएगा। अब इसके अंदर जो कि है Q या तो बने ही ना, सीधा R पे चले जाए। ठीक है, तो ये एब्नॉर्मलिटी है। R में जा रहा है, R जो कि है राउंडेड हो रहा है या फिर बहुत एलोंगेटेड हो रहा है। ये देखो ना, Q और R की शुरुआत के अंदर इतना स्पेस नहीं है, तो ये स्पेस नहीं है, अगर इसमें स्पेस आ रहा है, बिजार फॉर्मेशन है, तो वो भी हार्ड ब्लॉक शो करता है। ठीक है, तो वो भी आपने चेक करना है। तो वो वही बात होगी कि ड्यूरेशन में लंबाई। अब जाहिर सी बात है, ड्यूरेशन में मैं हर ECG के स्मॉल ब्लॉक्स को काउंट करके ड्यूरेशन मालूम नहीं करूँगा। क्या होगा, मुझे इतनी आदत हो चुकी होगी रोज़ नॉर्मल ECG देखने की, कि एबनॉर्मल को मैं फ़ौरन फाइंड आउट कर पाऊँगा। तो इसके लिए बेहतर यही है, आप नॉर्मल को बहुत सारे केसेस देखें, प्रैक्टिकल केसेस देखें, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो बिजार फॉर्मेशन अगर हो जाए तो वो हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रॉब्लम डिनोट करता है। इसी तरह से S गायब हो जाए, सीधा T की तरफ जा रहा हो, या फिर हल्का सा ना फ्लटर टाइप का जो अप एंड डाउन जिगजैग मूवमेंट देके और फिर आगे जा रहा हो। ठीक है, फिर SC सेगमेंट आ जाता है। SC सेगमेंट फ्लैट लाइन होता है, ऐसी फ्लैट लाइन जो कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर इसमें कोई एलिवेशन या फिर डिप्रेशन आ जाता है तो भी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत मेडिकल कंडीशंस डिनोट करता है। फिर एट दी एंड हमारे पास टी वेव आती है, और टी वेव भी हमारे पास राउंडेड होती है और पी वेव से थोड़ा सा ऊपर होती है। तो इसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो आपने फिगर आउट करना है। अब यहाँ पे जो कि हमारे पास ये बेसिक्स ऑफ ECG का लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने एबनॉर्मलिटी क्या आती हैं वो अभी तक बताई नहीं है, तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। ST वेव की क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं जिसकी मैंने अभी बात की, Q वेव का MI कैसे दिखता है और क्या एबनॉर्मलिटी है। इसी तरह से हार्ट ब्लॉक, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फ्लटर, फिब्रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।